सब दोस्त कैसे हैं? खैरियत से हैं। आज हमारा लेक्चर का चौथा दिन फोर्थ डे है और आज हम बात करेंगे पेशेंट वेरिफिकेशन की कि इंश्योरेंस के पास इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। पहले हमने बात की थी कि पेशेंट के डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट के पास जो प्लान होता है उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है या उसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है और वेरीफाई या एलिजिबिलिटी चेक करने के क्या बेनिफिट है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो इसके आगे चल के क्या नुकसान होते हैं क्लेम के अंदर। तो अगर हम पेशेंट की एलिजिबिलिटी फाइंड नहीं करते और अगर हम पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर रही किए बगैर अगर हम क्लेम भेज देते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या पेमेंट डिले हो सकती है या टाइम लग सकता है या क्लेम जो है वो डिनाइड हो सकता है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो एक्टिव है या नहीं है। तो इसी तरह इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करने के लिए अगर हम वेब पोर्टल के थ्रू जाएं तो कई वेब पोर्टल हैं, जिस तरह एक अवेलिटी है, नेविनेट है या चेंज हेल्थ केयर है, ऑप्टम है, या इस तरह हम डायरेक्ट पेयर से भी कंफर्म कर सकते हैं। जब हम कॉल करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो है वो एक्टिव है या नहीं है, पेशेंट का जो प्लान है वो एक्टिव है या नहीं है, और कौन सा प्लान है और कब से कब तक जो है वो एक्टिव है या नहीं है। तो अगर हम इंश्योरेंस से वेब पोर्टल से चेक करेंगे तो हमारे पास अवेलिटी होता है, नेविनेट होता है और चेंज हेल्थ केयर होता है। और इसी तरह अगर हम कॉल पे वेरिफिकेशन लेते हैं तो हम उनको कॉल करेंगे और हम उनसे पूछेंगे। वो सबसे पहले हमसे पूछेंगे कि पेशेंट का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ इंजरी क्या है, इंश्योरेंस क्लेम नंबर क्या है। उसके बाद वो हमें बताएंगे कि इंश्योरेंस का जो पेशेंट का जो प्लान है वो एक्टिव है या नहीं है और वो उस डेट ऑफ सर्विस को एलिजिबल है या नहीं है। अगर हम ये चेक किए बगैर क्लेम को भेज देते हैं तो हो सकता है क्लेम रिजेक्ट हो जाए या क्लेम डिनाई हो जाए और उस डेट ऑफ सर्विस को, जिस डेट ऑफ सर्विस का हमने क्लेम भेजा है, वो प्रोसेस ना हो, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो फाइंड ना हुई या उसका जो प्लान है वो एक्टिव ना हो तो क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है और डिनाई हो सकता है। तो इसी तरह हम उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आज हम बात करेंगे कि पेशेंट के कौन कौन से प्लान होते हैं जो मेन प्लान है, जिस तरह पीपीओ है, एचएमओ है, ईपीओ है और पीओएस है। तो आज हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये प्लान क्या होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं, और पेशेंट इन कौन कौन से पेशेंट जो होते हैं वो पीपीओ के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज या आउट ऑफ नेटवर्क या इन नेटवर्क जो है ना वो ले सकते हैं, या एचएमओ या ईपीओ या पीओएस। ये चार मेजर जो हैं ये प्लान्स होते हैं। पीपीओ का मतलब होता है प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, और एचएमओ का मतलब होता है हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, और ईपीओ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, और पीयूएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सर्विस। तो ये चार अलग अलग प्लान होते हैं। तो इसी तरह हम बात करेंगे पहले प्लान पे जिसका नाम है पीपीओ। पीपीओ पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है, चाहे वो इन नेटवर्क है चाहे वो आउट ऑफ नेटवर्क है। आउट ऑफ नेटवर्क के पास कोई भी पेशेंट है, उसके पास चाहे कोई भी प्लान है, जब वो आउट ऑफ नेटवर्क के पास जाएगा तो उसको अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। वो हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका प्लान किस तरह का है। तो पीपीओ, जिस पेशेंट के पास पीपीओ का प्लान होगा वो किसी भी इन नेटवर्क या आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जा सकता है, उसको किसी रेफ़र की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट न्यूयॉर्क में रहता है और पेशेंट किसी और सिटी में जाता है तो वहाँ पे भी पेशेंट आउट ऑफ नेटवर्क से सर्विसेज ले सकता है, लेकिन उसको अपनी पॉकेट से अच्छी खासी अमाउंट जो है डिडक्टिबल जो है वो पे करना पड़ेगा। तो पीपीओ एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर पेशेंट की कोई लिमिट नहीं होती, पेशेंट नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क किसी भी प्रोवाइडर के पास जा सकता है, इसको रेफ़र की भी ज़रूरत नहीं होती। ये फ्लेक्सिबल प्लान होता है। और अगर हम एचएमओ की बात करें तो सिर्फ इन नेटवर्क प्रोवाइडर के पास हम जा सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ नेटवर्क के पास जाएंगे, अगर पेशेंट जो है जिसका ये प्लान है एचएमओ और वो इन नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जा सकता है, अगर वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाएगा तो उसको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट रेफरेंस वो आउट ऑफ नेटवर्क के पास नहीं जा सकता। अगर वो इन नेटवर्क में अपना इलाज जो है वो इन नेटवर्क डॉक्टर से करवाता है, प्रोवाइडर से करता है, तो फिर उसकी जो प्लान के मुताबिक उसको कोई डिडक्टिबल या को पे या कोई इंश्योरेंस अगर होगा भी तो बहुत कम होगा जो वो पे करेगा। अगर वो आउट ऑफ नेटवर्क के पास जाता है और रेफरेंस लेके जाता है तो फिर ज़ाहिर है उसको अपनी जेब से बहुत ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो ईपीओ प्लान है, एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी पीपीओ जैसा ही होता है बट आउट ऑफ नेटवर्क नहीं जा सकते। इसके अंदर अगर पेशेंट आउट ऑफ नेटवर्क जाता है तो
तो प्रॉपर वो क्लेम जो होगा वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगा। वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रोसेस तो करेगी लेकिन पे नहीं करेगी। तो इसी तरह ईपीओ जो प्लान होता है, एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें जो पेशेंट होता है वो इन नेटवर्क डॉक्टर के पास जा सकता है। आउट ऑफ नेटवर्क की इसके अंदर ऑप्शन नहीं होती। अगर पेशेंट खुद अपनी मर्ज़ी से आउट ऑफ नेटवर्क के पास जाता है तो ज़ाहिर है फिर उसको जो सारी अमाउंट होगी इलाज की वो खुद से पे करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। और इसी तरह रेफरल यूजुअली रिक्वायर्ड भी नहीं होता, क्योंकि उसके पास आउट ऑफ नेटवर्क की ऑप्शन ही नहीं होती। तो वो जिस मर्ज़ी डॉक्टर के पास जाए उसको जो है वो डिडक्टिबल जो भी इलाज होगा उस सर्विस का या उस दिन का या उस डॉक्टर का, वो पेशेंट को खुद से पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह आगे जो फोर्थ प्लान है पीओएस, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सर्विस, तो ये एचएमओ प्लस पीपीओ का मिक्स होता है। इसमें रेफरल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो पेशेंट के पास प्लान होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। वो इन नेटवर्क या आउट ऑफ नेटवर्क के पास जा सकता है, लेकिन उसको इसमें रेफ़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो अपने पीसीपी को छोड़ के किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो ज़ाहिर है उसको अपने पीसीपी से रेफरल जो है वो रिक्वायर्ड होगा पीओएस में। पॉइंट ऑफ सर्विस किसी के पास अगर प्लान है तो इसका मतलब है कि वो इन नेटवर्क के पास तो जा ही सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ नेटवर्क के पास भी जा सकता है। ये प्लान भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसके अंदर अगर वो आउट ऑफ नेटवर्क जाता है और वो रेफ़र लेके जाता है तो उसको वही नॉर्मल डिडक्टिबल या को पे या को इंश्योरेंस जो उसके प्लान के अंदर है उसको सिर्फ वही पे करने पड़ेंगे और कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि ये डिडक्टिबल, को पे या को इंश्योरेंस क्या होता है। डिडक्टिबल वो फिक्स अमाउंट होती है जो पेशेंट और इंश्योरेंस के दरमियान प्लान के मुताबिक तय होती है कि सबसे पहले जो पेशेंट है वो इतनी अमाउंट अपने इलाज पे ख़र्च कर लेगा, उसके बाद इंश्योरेंस पे करना स्टार्ट करेगी। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने किसी इंश्योरेंस के साथ एक डिडक्टिबल प्लान लिया हुआ है तो मेरा और इंश्योरेंस के दरमियान तय हो जाएगा कि सबसे पहले मैंने 10,000 पाकिस्तानी जो है ये अपने इलाज पे ख़ुद खर्च करने हैं, चाहे वो पहली ही विज़िट पे सारे कंप्लीट हो जाएं या 10 विज़िट पे कंप्लीट हों। तो जब तक मैं अपने ऊपर 10,000 रुपये जो है वो ख़र्च नहीं कर लूँगा अपने इलाज पे, तब तक इंश्योरेंस जो है वो मेरे इलाज के पैसे पे नहीं करेगी। तो डिडक्टिबल वो फ़िक्स अमाउंट होती है जो 1 साल के अंदर एक पेशेंट अपने प्रोवाइडर को पे करता है अपनी जेब से, अपने प्लान के मुताबिक तय की गई अमाउंट को, उसको डिडक्टिबल बोलते हैं। जब पेशेंट का डिडक्टिबल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है इंश्योरेंस उसको पे करना स्टार्ट कर देती है, अगर पेशेंट का कोई को पे या कोई इंश्योरेंस नहीं है तो। उसके बाद आ जाता है को पे। ये वो फिक्स अमाउंट होती है, ये भी फिक्स अमाउंट होती है लेकिन ये ईयरली नहीं होती, ये पर विज़िट होती है। मतलब अगर मैं डॉक्टर के पास एक साल में 10 दफ़ा गया तो मुझे 10 दफ़ा ये फ़िक्स अमाउंट जो है ये पे करनी होगी। फ़र्ज़ करें मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और मेरे इंश्योरेंस प्लान के अंदर ये मौजूद है कि हर दफ़ा मैंने डॉक्टर को 500 रुपया पे करना है। तो मैं बेशक एक साल में 50 दफ़ा जाऊँगा या 10 दफ़ा जाऊँगा, मैंने हर दफ़ा डॉक्टर को 500 रुपया अपनी जेब से पे करना है। उसके बाद जो अमाउंट होगी वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी। इसको क्या बोलते हैं, को पे। डिडक्टिबल क्या है, ये एक ऐसी फ़िक्स अमाउंट है जो एक साल के अंदर पेशेंट ने पे करनी होती है। और को पे कौन सी अमाउंट है, ये एक ऐसी फ़िक्स अमाउंट है जो पेशेंट पर विज़िट पे करता है, डॉक्टर को पे करने का पाबंद है अपने प्लान के मुताबिक जो भी फ़िक्स अमाउंट होगी। और इसी तरह अगर हम को इंश्योरेंस की बात करते हैं तो को इंश्योरेंस ये वो ये वो अमाउंट होती है जो इंश्योरेंस और पेशेंट के दरमियान परसेंटेज पे तय होती है कि इलाज का कितने परसेंट पेशेंट खुद पे करेगा और बाकी जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये 20% से लेके 80% तक हो सकता है। प्लान के मुताबिक पेशेंट और इंश्योरेंस के दरमियान जो परसेंटेज तय होगी, हर विज़िट पे या हर इलाज पे पेशेंट जो है उतने परसेंट पे करने का पाबंद होगा। फ़र्ज़ करें अगर एक विज़िट के 100 रुपीज़ लगे हैं और 20% जो है वो को इंश्योरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि 20 रुपये जो है वो पेशेंट अपनी जेब से पे करेगा, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और 80 रुपीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इसी तरह
डिडक्टिबल वो फिक्स अमाउंट जो एक साल के अंदर पेशेंट अपनी जेब से पहले पे करेगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पे करना स्टार्ट करेगी। को पे ये वो फिक्स अमाउंट है जो हर विजिट के ऊपर डॉक्टर को पेशेंट पे करने का पाबंद है। ये डिडक्टिबल अमाउंट को पे या को इंश्योरेंस, ये पेशेंट और इंश्योरेंस के दरमियान प्लान के तहत फिक्स की गई अमाउंट्स होती हैं जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती हैं, जिसको हम पीआर बोलते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पेशेंट पे करने का पाबंद होता है। जो भी क्लेम होता है वो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। इंश्योरेंस कंपनी उसके प्लान के मुताबिक उसको प्रोसेस करती है, फिर वो चेक करती है कि कितना उस अगर डिडक्टिबल है तो पहले जितने क्लेम इंश्योरेंस के पास जाएंगे, जब तक डिडक्टिबल ख़त्म नहीं होगा इंश्योरेंस वो तमाम अमाउंट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देगी और पेशेंट ही पे करेगा। अगर उसका डिडक्टिबल ख़त्म हो गया उसके बाद को पे या को इंश्योरेंस भी है तो जो भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर उसको प्रोसेस करेगी और उसके बाद वो ये देखेगी कि प्लान के मुताबिक कितना पेशेंट का को पे है, वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड कर देंगे, जो पेशेंट पे करेगा और जो बाकी अमाउंट होगी वो इंश्योरेंस कंपनी खुद पे करेगी। और इसी तरह को इंश्योरेंस भी जब क्लेम पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉपर प्रोसेस करेगी और उसके बाद वो चेक करेगी कि कितने परसेंट जो है पेशेंट का को इंश्योरेंस है और उस परसेंटेज को निकाल के वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देंगे। बाकी जो अलाउड अमाउंट होगी उसमें से जितनी को इंश्योरेंस बनेगी वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड हो जाएगी और जो बाकी अमाउंट होगी वो पेशेंट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खुद पे कर देगी। और इसके बाद आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम भी होता है, यानी ये एक साल में पेशेंट मैक्सिमम कितना खुद से पे करेगा ये भी इंश्योरेंस और पेशेंट के दरमियान तय होता है। ये शाज़ व नाज़िर होता है, रेयर केस में होता है, लेकिन ये मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट होता है कि पेशेंट कितना अपनी जेब से पे करेगा और बाकी का जो पैसा इलाज का पैसा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और पेशेंट ने इसी वजह से सेकंड इंश्योरेंस या थर्ड इंश्योरेंस ली होती है ताकि उसका अगर कोई डिडक्टिबल है तो उसका जो सेकेंडरी इंश्योरेंस है वो पे करेगा, कोई को पे है या को इंश्योरेंस है। इसी वजह से पेशेंट ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा इंश्योरेंसेज होती हैं, एक दो या तीन होती हैं नॉर्मली तौर पे। पहली जो इंश्योरेंस होती है वो डिडक्टिबल को पे या को इंश्योरेंस को अलग कर देती है, बाकी अमाउंट पे कर देती है। तो जो सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है वो देखती है कि उसके ज़िम्मे डिडक्टिबल है, को पे है या को इंश्योरेंस है, वो वही चीज़ पे कर देगी, बाकी चीज़ को वो टर्शरी के लिए छोड़ देगी। टर्शरी इंश्योरेंस देखेगी अच्छा इतना प्राइमरी इंश्योरेंस ने पे कर दिया, उसने डिडक्टिबल और को पे या को इंश्योरेंस इतना छोड़ा था, सेकेंडरी इंश्योरेंस के ज़िम्मे जो था डिडक्टिबल था या को इंश्योरेंस था या को पे था उसने वो पे कर दिया। अब जो बाकी अमाउंट होगी वो टर्शरी इंश्योरेंस जो होगी वो पे करने की पाबंद होगी पेशेंट प्लान के मुताबिक। ये आएगा को COB के अंदर, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट के अंदर पेशेंट ने खुद ये तय किया होता है कि उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टर्शरी कौन सी है, उसके मेन अमाउंट जो इलाज का होगा वो कौन सी इंश्योरेंस पे करेगी, डिडक्टिबल कौन सी इंश्योरेंस पे करेगी, को पे या को इंश्योरेंस जो है ये कौन सी इंश्योरेंस पे करेगी। ये खुद पेशेंट ने ही डिफ़ाइन किया होता है। इसको बोलते हैं COB, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। तो आज हमने किस चीज़ पे बात की? आज हमने बात की है एलिजिबिलिटी पे कि एलिजिबिलिटी हम कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर हम वेरीफाई नहीं करेंगे तो जो क्लेम है वो डिनाई हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, अमाउंट डिले हो सकती है। इसलिए हमें एलिजिबिलिटी फाइंड करना ज़रूरी होता है, एलिजिबिलिटी चेक करना ज़रूरी होता है कि पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो है वो एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद आज हमने बात की है पेशेंट प्लान के ऊपर कि पेशेंट के पास कौन कौन से प्लान होते हैं, जिनके अंदर हमने बात की है PPO के ऊपर कि PPO कौन सा प्लान है। और उसके बाद हमने बात की है HMO के ऊपर कि HMO कौन सा प्लान है, EPO कौन सा प्लान है और POS कौन सा प्लान है और इनके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पेशेंट नेटवर्क या इन नेटवर्क या आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जा सकता है या नहीं जा सकता और उसको रेफ़र की ज़रूरत होती है या नहीं होती। इसके बाद हमने बात की है डिडक्टिबल, को पे और को इंश्योरेंस पे। तो इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आप मेडिकल बिलिंग के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है मेडिकल बिलिंग के हवाले से ज़रूर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप किसी कंपनी की वैकेंसी के हवाले से पता करना चाहते हैं या आप ये समझना चाहते
चाहते हैं कि अगर आप फ्रेश हैं, इंश्योरेंस कंपनी इंटरव्यू में आपके साथ क्या क्या सवाल जवाब करेगी, तो आप लाजमी हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। चाहे आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप हमसे हर किस्म का मेडिकल बिलिंग के हवाले से सवाल जवाब कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा दोहराता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया हुआ, तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। और मेडिकल बिलिंग के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और मेडिकल बिलिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जो हमारा चैनल है, ये आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।